नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे सबसे पहले, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे, जिन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात है और मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत भी की गई। कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस इस दौरान किया गया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि किसानों से एक बार फिर से बातचीत की शुरुआत की जाए। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में तीनों कृषि कानूनों का वापस होना बेहद ज्यादा जरूरी है। उनकी नजरों में पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर करती है और ऐसे में समय रहते तमाम मुद्दों को सुलझाना बेहद ज्यादा जरूरी है। वैसे भी चन्नी के मुताबिक पीएम मोदी भी किसानों के मुद्दे पर गंभीर हैं और इसे सुलझाना चाहते हैं और इसी तरीके से और भी कई अहम मुद्दे रहे, जिसमें पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि कल ही वो दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और दिल्ली जाते समय आपको बता दें कि उनका चौथा दिल्ली का दौरा था और इस दौरान उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनके सीएम बनने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। ये मुलाकात औपचारिक रही। इस दौरान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। इसमें सबसे ज्यादा अहम अगर मुद्दे की बात करें तो कृषि कानून रहे, क्योंकि खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाकर उनसे किसानों के मुद्दे पर बातचीत की है। कांग्रेस शुरुआत से ही किसानों के समर्थन में रही है और लगातार ये कानून जो है उनको रद्द करने की मांग करती रही है और अब इसके बावजूद सीधे तौर पर खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और ऐसे में तीनों कृषि कानूनों को वापस जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेरी नजरों में पंजाब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर करती है और अगर किसान ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती है तो सीधे तौर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा और इससे देश में कृषि बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। ऐसे में समय रहते तमाम मुद्दों को सुलझाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों के मुद्दे पर गंभीर हैं और इसे सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और उसे सुलझाना भी चाहते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरीके से लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रही है और इसी बीच खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चौथी बार दिल्ली पहुंचे। अभी हाल ही में वो सीएम बने हैं और सीएम बनने के बाद उनका दिल्ली का ये चौथा दौरा रहा। इस चौथे दौरे में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मुलाकात में उन्होंने साफ तौर पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री से कृषि कानूनों को लेकर बात की और साफ तौर पर कहा कि ये जो 3 कृषि कानून है इनको जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए। अगर इन्हें रद्द नहीं किया गया तो किसान लगातार इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, जिससे देश में कृषि लगातार प्रभावित होगी। और अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कृषि पर निर्भर करती है और पंजाब में किसानों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर लगातार इस तरीके से प्रदर्शन होता रहा तो अर्थव्यवस्था पंजाब की खराब होगी और इसी के साथ अर्थव्यवस्था के साथ साथ कहीं ना कहीं देश भी कृषि के ऊपर जो निर्भर करता है वो भी प्रभावित होता नजर आएगा, क्योंकि लगातार किसान जो हैं वो पिछले लंबे समय से सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं और लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की वकालत करते हुए साफ तौर पर इन कानूनों को रद्द करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। इस दौरान उनसे मीटिंग के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री खुद किसानों के मुद्दे पर काफी गंभीर हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाना भी चाहते हैं। ये सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद कहा। मुलाकात के दौरान और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, काफी ज्यादा यहाँ पर चर्चा की गई, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है वो कृषि कानूनों का रहा। कांग्रेस लगातार
कृषि कानूनों के खिलाफ रही है और किसानों का समर्थन करती रही है। और इस बीच अब खुद सीएम पंजाब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। आपको बता दें कि पंजाब में लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रही है और इसी उठापटक के बीच सीधे तौर पर किसानों के मुद्दे को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। इससे पहले लगातार सियासी उठापटक की बात करें तो पंजाब में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे हैं और सीधे तौर पर कैप्टन ने तो इस्तीफा ही दे दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लगातार किसानों के समर्थन में हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए और इसी को लेकर उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरीके से सियासी उठापटक चल रही है उसको देखते हुए आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसको लेकर ये पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये तमाम चीजें देखने को मिल रही, पंजाब में लगातार मुद्दा गर्माता जा रहा है, कांग्रेस का खात्मा होता जा रहा है और इस बीच जिस तरीके से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, इस मुलाकात के मायने भी बताएं और इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी की, जो लगातार जो कांग्रेस पार्टी का जो दबदबा था, यानी कि कह सकते हैं कांग्रेस के हाथ में लगातार कुछ ही राज्यों की जो सीटें थी, वही बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो उथल पुथल हो रही है और कहीं ना कहीं उसके अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिस तरीके से सीएम को हटाया गया है, नया सीएम बनाया गया है और उसके बाद में सिद्धू को लेकर और कैप्टन को लेकर जो विवाद हो रहा था और वो भी कहीं ना कहीं गर्माता नजर आ रहा था और उसी को लेकर कैप्टन जो है वो दिल्ली भी आए थे, अमित शाह से ही मुलाकात की गई, यहाँ तक कि कह सकते हैं और नेताओं से ही मुलाकात की गई, मगर कहीं ना कहीं यही प्रयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन जो है वो कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं और भाजपा का दामन थाम सकते हैं, मगर समय रहते हुए भी कहीं ना कहीं उसका भी खंडन किया गया और यहाँ तक कैप्टन के द्वारा ये भी कहा गया कि वो भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मगर लंबे समय तक कांग्रेस के अंदर नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो विवाद है वो भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार कह सकते हैं जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इतना बड़ा रोल नहीं निभाते नजर आ रहे हैं और ना ही इन जो कैप्टन के बीच में और जो सिद्धू के बीच में जो कहासुनी चल रही है उसको भी कहीं ना कहीं शांत नहीं किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें, कल क्या कहते हैं सीएम कहते हैं चन्नी जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और उसके बाद में कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे उठाए गए और यहाँ तक कि कुछ और बातचीत भी हुई। जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल पा रही है वो यही मिल पाई कि चन्नी ने जिस तरीके से किसानों के मुद्दे रखे और यहाँ तक कि सरकार केंद्र सरकार को ये अपील भी की कि किसानों की जो मांग है वो पूरी की जाए, तीनों कृषि कानूनों को वापस किया जाए और जो पंजाब जो है वो कृषि राज्य क्षेत्र है और कहीं ना कहीं किसानों की जो परेशानी है वो 11 महीने से बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। मगर केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, मगर देखना होगा कि दोनों तरफों से बातचीत कब हो पाएगी ये जरूर देखना होगा। मगर अभी बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो दिक्कतें हैं वो लगातार गर्माती नजर आ रही है और यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कैप्टन जो है एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर वो छोड़ देते कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं दिक्कतें कांग्रेस पार्टी को होती हुई नजर आएंगी और इसी को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी समझ भी रही है। और कृषि कानूनों को लेकर काफी लंबी बातचीत हुई है, कृषि कानूनों के साथ और किन मुद्दों पर राजीव बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चन्नी जी की बात हुई थी तो कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे थे और लगातार कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जो सियासत गरमा रही है उसको लेकर भी कहा गया और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ये भी अपील की गई कि किसानों को समझाया जाए और किसानों के जो मुद्दे हैं उनको सुना जाए और यहाँ तक कृषि कानून जो है उसको वापस कराया जाए, एमएसपी को लेकर जो विवाद है वो भी दूर किया जाए, मगर लगातार कोशिश जरूर की जा रही है। मगर देखना होगा केंद्र सरकार इसके अंदर कदम कब उठाती है, क्योंकि अभी तक जो 11 दौर की बैठकें हुई हैं उसके बाद में 12वें दौर की जो बैठक थी वो नहीं हुई है और कहीं ना कहीं सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, मगर बातचीत जो है वो किसानों की तरफ से भी होनी चाहिए और किसान जो है वो भी तैयार है, मगर अभी तक जो है 12वें दौर की बातचीत जो है वो शुरू होती नजर नहीं आ रही और कहीं ना कहीं किसान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं अभी तक और लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। जी
लेकिन राजीव, जिस तरीके से ये मुलाकात रही, इसमें काफी अहम चीजों पर बात हुई। सबसे ज्यादा अगर बात कृषि कानूनों पर करें तो उन पर हुई है। अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जिस तरीके से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और किसानों पर उन्होंने बातचीत की, क्योंकि अभी पंजाब में अगर देखें, अगर इन कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव मात्र 3 से 3.5 महीने में होने जा रहे हैं और इन चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस का जो फिलहाल ये हाल है उसको देखते हुए साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पंजाब में खात्मे की ओर है और अपना एक और राज्य गंवा सकती है। अब कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल स्टंट के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि वाकई पंजाब जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है, सबसे ज्यादा किसानों की वहां पर संख्या है, तो कहीं ना कहीं किसानों को साधने का प्रयास। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बातचीत करें क्या जिस तरीके से किसानों के द्वारा किसानों के मुद्दे पर लेकर बातचीत की गई और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अंदर हस्तक्षेप भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, मगर जो किसानों की जो दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी अपनी जगह पे जायज है और कहीं ना कहीं उनको मुद्दे जो है वो भी अभी खत्म नहीं हुए। मगर बात करें जिस तरीके से अब 3-3.5 महीने के अंदर पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है विधानसभा के, और कहीं ना कहीं पंजाब जो है वो अभी तक कांग्रेस के हाथ में था और कहीं ना कहीं जो सत्ता थी वो कांग्रेस की चल रही थी। मगर जिस तरीके से अब विवाद चल रहा है और कैप्टन जो है कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के लिए बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं, ये कह सकते हैं भाजपा के लिए एक उम्मीद जग रही है कि कांग्रेस के हाथ से एक और खेमा जाएगा और कहीं ना कहीं वो भाजपा के हाथ में आएगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश भी की जा रही है कि पंजाब जो राज्य है वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में आए और कहीं ना कहीं जो किसानों के मुद्दे हैं वो भी सॉल्व और किसानों को भी शांत किया जाए। मगर अभी तक किसान जो है वो अपनी बातों पड़े हुए हैं। एमएसपी को लेकर, यहाँ तक तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी कदम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मगर राज्य पंजाब की बात करें, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को नुकसान होता है तो सीधा सीधा कहें तो भाजपा को फायदा भी हो सकता है। जी, भाजपा को फायदा हो सकता है, वो बात तो ठीक है, क्योंकि लेकिन कैप्टन ने तो खुद ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन जो है वो अपना खुद का मोर्चा खोल सकते हैं, खुद की नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन अगर तमाम कड़ियों को समझा जाए तो अगर नई पार्टी कैप्टन बनाते हैं, वाकई वो बड़ा चेहरा पंजाब में है, लेकिन एक नई पार्टी पर क्या जनता विश्वास करेगी? यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कह सकते कैप्टन की, तो कैप्टन ने जिस तरीके से कहा कि मैं भाजपा का दामन अभी नहीं थामूंगा, मगर ये भी नहीं कहा उन्होंने कि वो बाद में नहीं थामेंगे। मगर ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी से जरूर इस्तीफा दे सकते हैं। अगर वो अपनी पार्टी खोलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जनता को पार्टी के ऊपर विश्वास करना बड़ा दिक्कतें आ सकती है। मगर कैप्टन की बात करें तो कैप्टन एक बड़ा चेहरा जरूर है और कहीं ना कहीं उस बड़े चेहरे का कैप्टन को फायदा भी हो सकता है। मगर यहाँ पर बात करें एक और विकल्प बाकी है, वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके से अपना वजूद कायम करती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को, किसानों को लिए बिल के लिए कहा जा रहा है कि बिजली फ्री दी जाएगी और कहीं ना कहीं जो पुराने बिल है वो भी माफ किए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात जरूर है। मगर यहाँ पर बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन के पास अभी विकल्प है, क्योंकि अपनी पार्टी खोलने का भी और शायद आम आदमी पार्टी का ज्वाइन करने का भी। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा के लिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा कोशिश ये करेगी अगर कैप्टन अपनी पार्टी खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अपने साथ रखा जाए और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा सकती है कि कैप्टन को किसी भी तरीके से 3 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी के अंदर भी शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो भाजपा के अंदर शामिल होते हैं तो शायद ये भी प्रयास लगाया जा रहा है कि कृषि मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। मगर अभी तक के जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं विफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कैप्टन ने स्पष्ट किया है कि वो भाजपा के अंदर शामिल नहीं हो रहे, मगर ये भी नहीं कहा कि वो आने वाले दिनों के अंदर भाजपा के अंदर शामिल नहीं हो सकते। जी, लेकिन अगर कैप्टन भाजपा में शामिल हो जाते हैं, देखिए फिलहाल वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध किया, बीजेपी का लगातार विरोध किया। बात सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की करें तो वो भी अब लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और साफ तौर पर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। इन दोनों कड़ियों को समझें, अगर बीजेपी कैप्टन ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व कम हो सकता है, क्योंकि किसान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, और अगर बीजेपी ज्वाइन कैप्टन करते हैं तो सीधे तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस फिलहाल सीएम है उन पर सीधे तौर पर दाव जो है वो जनता लगा सकती है। क्या कुछ समीकरण? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन अगर भाजपा के अंदर शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कैप्टन की भी थोड़ी सी मुश्किलें बनेगी, क्योंकि किसान जो है वो भाजपा से नाराज है। अगर कैप्टन जो है भाजपा के अंदर शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। मगर यही चीज का फायदा भी कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि वोट बैंक जो है पंजाब का किसानों का वो उनकी तरफ है। मगर पार्टी के ऊपर दाव लगाते हैं, जनता नहीं लगाती, ये बात का फैसला होगा। मगर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को अगर कैप्टन छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही होगा। मगर देखना होगा कि विधानसभा की जो 3 महीने का समय है वो कहीं ना कहीं अभी 3 महीने का समय जरूर लंबा नजर आ रहा है, मगर इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति उठापटक जरूर होगी। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से अब सीएम जो है वो चन्नी जी जिस तरीके से प्रधानमंत्री से मोदी जी से मिले और कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों पर दोबारा से बातचीत की गई, किसानों के जो तीनों कृषि कानून है उनको रद्द कराने के लिए अपील की गई, मगर केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता अगर अपनाया जाता है तो वो किस तरीके का होगा ये जरूर देखना होगा। और चन्नी जो है वो किस तरीके की आवाज जो है वो किसानों की उठाते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर चन्नी लगातार किसानों की आवाज उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है जो अब तक कैप्टन की तरफ था वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है चन्नी की तरफ भी आ सकता है। मगर अभी तक जो रुझान है वो कहीं ना कहीं यही है कि कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर पा रही है कि फूट को कम कर सके और भाजपा कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पर बात करें किसानों की तो किसानों के बीच में ठीक भी है। कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके तीनों कृषि कानून है वो वापस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। पंजाब में जिस तरीके से बेअदबी और बहिबल कला गोलीकांड मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसी की कोर्ट में पैरवी करने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए एडवोकेट जनरल एपीएस देओल से अलग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरएस बैंस को लगाना कहीं ना कहीं कांग्रेस में नाराज चल रहे सिद्धू को मनाने की दिशा में उठाया गया कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को नवनियुक्त एजी के नाम पर सबसे ज्यादा ऐतराज ही इन मामलों को लेकर था, क्योंकि देओल जो है वो एक वकील के तौर पर इस मामले में आरोपियों की पैरवी भी कर चुके हैं, जिन्होंने बहिबल गोलीकांड और ये जो बेअदबी का मामला है इसमें जो आरोपी थे उनकी पैरवी ये जो एपीएस देओल है ये कर चुके हैं। और इसी को लेकर सिद्धू ने कहीं तौर पर नाराजगी जताई थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर आप दोषियों को दागियों को ही बिठाकर वापस फिर से सत्ता मिला देंगे तो आखिर इसका फायदा क्या होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि वो हक और सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब लगातार उनको मनाने का प्रयास हो रहा है, जिसके लिए अलग से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरएस बैंस को लगा दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि सिद्धू इस पर किस तरीके से तमाम स्थितियों को संभालते हैं। आपको बता दें कि बेअदबी और बहिबल गोलीकांड जो लगातार पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिनको लेकर सरकारें गिरती और बनती है और इन्हीं मुद्दों पर सरकारें बनती हुई नजर आती है बार बार। जरा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, फिलहाल जिस तरीके से अब दोनों ही मामले बेअदबी और बहिबल गोलीकांड लगातार अब जिस तरीके से सियासी भी बनता जा रहा है ये, क्योंकि लगातार इस पर पहले से ही विचार तो था, हर सरकार आती है और इस पर माफ कीजिएगा इस पर पूरे तरीके से कार्रवाई करने का आश्वासन देती है, जिसके बाद इसी वादों के साथ सरकार जो है सत्ता में बनती है। लेकिन फिलहाल की स्थितियां कुछ और ही नजर आ रही है, जिसकी वजह से सिद्धू भी नाराज चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के मुख्य एजेंडे में ये था और ये वादा किया गया था कि बेअदबी और गोलीकांड है उससे जुड़ा मामला उसमें जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भिजवाएगी कांग्रेस, इस तरह का वादा करके। क्योंकि जो पंजाब है एक सिख बाहुल्य राज्य है, लिहाजा यहाँ पर ये काफी गंभीर और संवेदनशील मामला माना गया था। तो बहुत सारे लोगों की इससे भावनाएं जो है वो जुड़ी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार को अब जबकि कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो लोगों को नजर नहीं आ रही, तो ऐसे में कांग्रेस यदि दोबारा सत्ता में वापसी करना चाहती है तो उसको इस मुद्दे का कहीं ना कहीं ये लोगों में ये संदेश देना होगा कि इसमें कार्रवाई की गई है। तो इसीलिए अभी जो एजी लगाए गए थे एपीएस देओल, क्योंकि वो उनको इस मामले को लेकर उंगली उठी, क्योंकि जो इस मामले में आरोपी हैं उनकी वो पैरवी कर चुके हैं जमानत के एक वकील के तौर पर। तो ऐसे में उनको एजी नियुक्त करना सबसे बड़ी शंका ये पैदा करता है कि वो अब उन्हीं लोगों के खिलाफ कोर्ट में कैसे केस लड़ पाएंगे। तो इसी वजह से सिद्धू जो हैं उन्होंने ये आशंका जताई थी कि ये मिलीभगत हो सकती है और आरोपियों को बचाने का एक प्रयास हो सकता है, जिसकी वजह से वो नाराज हुए। और क्योंकि एक दो मामला पहले भी ऐसा हुआ जिसमें उनकी सहमति के बगैर जो फैसला है वो सरकार ने किया, जिसकी वजह से नाराज सिद्धू ने इस्तीफा दिया और बवाल मच गया। लेकिन अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो लगाए गए हैं खासतौर पर इन मामलों के लिए आरएस बैंस को। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि आरएस बैंस के भी मामलों की पैरवी करेंगी, तो क्या ये
समझा जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो नाराजगी थी उसको दूर करने की तरफ कांग्रेस कदम बढ़ा रही है, क्योंकि एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री चन्नी भी मौजूद थे, हरीश चौधरी मौजूद थे, नवजोत सिंह सिद्धू और कई और नेता प्रकट सिंह भी उनमें थे। तो ऐसे में क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी अब ज्यादा महंगी ना पड़े, इसलिए सिद्धू को साधने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं और उसी कोशिश की एक कड़ी इसको माना जा सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन कुलवीर जी, इसके सियासी मायने क्या समझे जाएं? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से सिद्धू को साधने की कोशिश की जा रही है, तो अब देखना होगा कि सिद्धू किस तरीके से इस पर रुख लेते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस तरीके से एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाना सीधे तौर पर सिद्धू को साधने का प्रयास है और कहीं ना कहीं जनता को भी साधने का प्रयास है। जनता के लिए इसलिए क्योंकि वो साफ तौर पर यह दिखाना चाह रहे हैं कि हमने कोई तो कार्रवाई की है इस मामले में। इस तरीके से लगातार ये जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, अब सिद्धू का क्या इस पर रुख होगा, ये जानना अहम है। बिल्कुल मुस्कान, सिद्धू का इस मामले में क्या रुख होगा, उनका रिएक्शन आना बाकी है। क्या वो संतुष्ट हो जाएंगे या फिर और उनके कुछ एतराज होंगे, क्योंकि कुंवर विजय प्रताप जो हैं वो उन्होंने इस मामले की, एक पुलिस ऑफिसर रहते हुए उन्होंने इस मामले की जांच की थी, जिसके बाद जब आर.एस. बैंस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाया गया तो उन्होंने एतराज जताया उनके नाम पर भी। लेकिन सिद्धू क्या रिएक्ट करते हैं, क्या सिद्धू अभी भी संतुष्ट नहीं होंगे आर.एस. बैंस के नाम पर या फिर संतुष्ट हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को यदि सत्ता में वापसी करनी है तो इस मामले में एक संदेश को लोगों तक पहुंचाना होगा कि इस मामले को लेकर सरकार जो है वो गंभीर है और किसी तरह से आरोपियों को बचाने की कोशिश में नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से मेरा सवाल यही था कि जनता को साधने का प्रयास तो सीधे तौर पर है ही, लेकिन अब जनता इसको किस तरीके से लेती है ये भी अहम है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी आपसे, अभी हाल ही में जब सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे, लगातार खबरें सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं सिद्धू जो है वो अब आगे सीएम पद की दावेदारी कर सकते हैं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। तो क्या जिस तरीके से अभी कांग्रेस लगातार सिद्धू को साधने का प्रयास कर रही है और कैप्टन को रोकने का प्रयास अभी तक नहीं किया गया, क्या वाकई सिद्धू आगे सीएम पद का चेहरा हो सकते हैं? देखिए, ये कहना फिलहाल काफी जल्दबाजी होगी और इस तरह का फैसला करना कांग्रेस आलाकमान के लिए भी काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सिद्धू जिस तरह से लगातार पिछले दिनों का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सिद्धू ने अपने आप को एक ये कहें कि नुकसान पहुंचाने की जरूर अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। बेशक कारण जो है उनकी नाराजगी का उसको यदि देखा जाए तो चाहे वो जनता में एक बेहतर संदेश दे पाए हों, लेकिन यदि राजनीतिक तौर पर देखा जाए और पार्टी के तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिद्धू जो है उनको इस तरह के व्यवहार का राजनीतिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर से एक बार जिस चेहरे पर विश्वास करके कैप्टन सरीखे नेता को कांग्रेस जो है वो साइड लाइन कर देती है, उनकी अनदेखी कर देती है। लेकिन वही यदि कांग्रेस को मझधार में छोड़ने का प्रयास करें या इस तरह का कोई काम करें तो निश्चित तौर पर पार्टी को दो बार सोचना होगा कि अब उनको इस तरह की कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए भी या नहीं, क्योंकि सिद्धू की फितरत है नाराज होना, नाराज होकर कोई बड़ा फैसला लेना। और जिस तरह से अब उनका फैसला आया था कि वो नाराज हुए, इस्तीफा दिया, जिससे मझधार में पार्टी को छोड़ने का एक काम जो है उन्होंने किया। हालांकि बेशक इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं हुआ और सिद्धू फिलहाल अध्यक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये कहें कि ऐसे माहौल में कांग्रेस आलाकमान के लिए एक और चुनौती खड़ी जरूर हो गई थी। तो ऐसे में अब आगे सिद्धू को क्या कोई बड़ी भूमिका या फिर इस तरह की कोई बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी विश्वास करके दे पाएगी या नहीं, ये जरूर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को दो बार विचार करना होगा। जी, जिस तरीके से तमाम स्थितियां हैं, समीकरण है, उसमें देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों पर इन स्थितियों का किस तरीके से असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। पिछले कई दिनों से किसान धान खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब तैयारियों के बावजूद किसानों की जो फसलें हैं उसकी खरीद शुरू नहीं हो सकी है। 1 अक्टूबर से फसल खरीद शुरू होनी थी, लेकिन रातों रात आए निर्देशों के बाद खरीद की तारीख आगे बढ़ा दी गई। किसानों को मंडी में फसल लाने का मैसेज भी मिल गया था, जिससे किसान ज्यादा खफा दिखे। हरियाणा सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए 1 अक्टूबर तारीख तय की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बरसात के चलते फसल में नमी का कारण
बताते हुए हरियाणा सरकार को फसल खरीद 11 अक्टूबर से करने को कहा है। और इस फैसले ने अब किसानों की चिंताएं भी बढ़ा दी है, क्योंकि बारिश की आशंका के चलते किसानों को भारी नुकसान का डर है, जिसके चलते किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आज से खरीद शुरू नहीं होती है तो किसान कल से यानी 3 अक्टूबर से बीजेपी और जेजेपी के एमएलए के घर का घेराव करेंगे और धान की ट्रॉली खड़ी कर वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार किसान जो है वो बीजेपी से पहले ही नाराज चल रहे हैं और अब हरियाणा सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर किसानों की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया है, किसानों ने साफ तौर पर एक बार फिर से आश्वासन दे दिया है या फिर यूं कही कि एक बार फिर से चेतावनी सरकार को दे दी है कि अगर आप नहीं मानते हैं तो एक बार फिर से प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन लगातार चलता आ रहा है, बीजेपी की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, अगर हम कहें सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, हर एक अगर हम कहें पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ने गया। सीधे तौर पे किसान कह चुके हैं कि जिस भी राज्य में, चाहे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी, तो वही पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस के सभी विधायकों का घेराव आज से ही किया जाएगा। देखिए मुस्कान, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कल जहां पहले ऑर्डर दिए गए थे किसान नेताओं की तरफ से कि धान की खरीद को लेट किया जा रहा है, तो इसके चलते डीसी ऑफिस का घेराव किया जाना था। पर क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, इसके चलते आज सरकारी दफ्तर की जगह सीधे ही विधायकों के घरों का घेराव किया जाएगा। सीधे तौर पे किसानों का कहना है कि क्योंकि फसल लगाने के ऑर्डर भी केंद्र सरकार देती है, जिसमें वो कहते हैं कि 15 जून को आप फसल लगा लें और धान की फसल 3 महीने में तैयार, यानी कि 15 सितंबर तक फसल तैयार हो जाती है। और किसानों का शुरू से ही कहना है कि तभी से ही खरीद शुरू कर देनी चाहिए। पर केंद्र सरकार की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि हरियाणा में अगर हम कहें 25 सितंबर और पंजाब में 1 अक्टूबर से, इसके बाद जब डेट आई 1 अक्टूबर की, तो उसको एंड मौके पर, देखिए 1 अक्टूबर से एक रातों रात ऑर्डर आता है कि 1 अक्टूबर को नहीं हम खरीदेंगे क्योंकि बारिश हो रही है, और इसलिए सीधा 11 अक्टूबर कर दिया जाता है। पर किसानों का सीधे तौर पे कहना है, उन लोगों का क्या, उन किसानों का क्या जो अपनी फसल लेके आ चुके हैं, जो मंडियों में फसल लेके खड़े हैं, क्योंकि अब ही उन्होंने, केंद्र सरकार बारिश का मुद्दा बता रही है, पर किसानों का कहना है पर उन फसलों का क्या, या उन किसानों का जो अपना फसल लेके मंडी आ चुके हैं, क्या उनकी फसल बारिश से नहीं खराब होगी? क्या ये 10 दिन का डिले है, क्या उनको इससे नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा? क्योंकि पहले ही एक मार झेल रहे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा की बात करें तो अलग अलग जगहों पे बारिश से फसल को काफी नुकसान हो रहा है। और सिर्फ फसल को ही नहीं बात करें, हम कहेंगे जो पिंक सुंडी लगी हुई है उससे भी कई फसलों को नुकसान हो रहा है। इसको लेके लगातार किसान कह रहे हैं कि जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू करनी चाहिए, और इसको लेके बाकायदा चेतावनी भी जारी कर दी है। हरियाणा में बात करें तो गुरनाम सिंह चडूने ने सीधे तौर पे बोल दिया है कि अगर धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू नहीं होती है तो हरियाणा के हर एक विधायक, और आज कहेंगे आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के घर तक का भी घेराव किया जाएगा। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में माहौल काफी ज्यादा गर्माता गया है। तो वहीं मैं पंजाब की बात करता हूं तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी कल रात को ही ऐलान कर दिया, जहां पहले ऐलान डीसी दफ्तर का किया गया था, उसके कुछ देर बाद फिर ऐलान बदल कर कह दिया गया कि पंजाब कांग्रेस के सभी विधायकों का घर का घेराव, क्योंकि यहाँ पे रूलिंग में कांग्रेस है तो उनकी जवाबदेही बनती है, इसलिए आज से हर एक कांग्रेस विधायक के घर का घेराव किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या नजर आ रहे हैं कि माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, कितना डिले किया जाता है कि जल्द से जल्द किसान की फसल सरकार उठा ले। जी बता। लेकिन अमित देखिए, किसान जो है वो पहले लगातार ही नाराज चल रहे हैं कृषि कानूनों की अगर बात करें तो उन्हें लेकर अब लगातार उनकी नाराजगी कृषि कानूनों के खिलाफ, और पहले से ही जब नाराज तमाम पार्टियों से चल रहे हैं उसके बाद सरकार का ये सीधे तौर पर एक कह सकते हैं कि तुगलकी फरमान है, क्योंकि किसानों को अगर बारिश से सरकार को दिक्कत हो रही है तो किसानों को भी तो होगी, ये तो जायज सी बात है, समझने वाली बात है, लेकिन सरकार इसको नहीं समझ रही है और एक बार फिर से किसानों को परेशानी में डाल दिया है। आंदोलन और धान की खरीद दोनों अलग अलग मुद्दों हम लोग एक साथ कंसिडर करते हैं कि अभी से उन दोनों को अलग ही रखा गया, क्योंकि पहले भी काफी लंबे समय से अगर हम कहें कि आंदोलन चल रहा है, पर फसलों की खरीद की सरकार लगातार करती रही है। 2 अलग अलग फसलों की खरीद हो चुकी है, ये तीसरी बार सरकार खरीदेगी, पर सरकार की तरफ से तुक दिया गया है कि पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश हुई है तो उसके चलते फसलों में नमी आ चुकी है, तो इसलिए थोड़ा डिले किया जा रहा है। पर किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि कुछ एरिया में सीधे तौर पे कुछ एरियाज में बारिश हुई है, हर पूरे पंजाब या पूरे हरियाणा में नहीं हुई है, पर उन एरियाज में एटलीस्ट खरीद शुरू कर दी है जहां पे फसल तैयार है, जहां बारिश नहीं हुई है, जहां पर किसान अपनी फसल काट कर खड़ा है, सिर्फ सबमिट कराने के लिए, हम कहें कि बेचने के लिए खड़ा है।
तो एटलीस्ट वहां पर ही खरीद शुरू कर दी। जहां पे बारिश हुई है वहां पे किसान रेडी है कि हाँ आप इधर डिले कर लीजिए, यहाँ पे आप खरीद चाहे लेट कर लीजिए। पर जहाँ पे फसल ली जा चुकी है, जहाँ पे फसल काटी जा चुकी है, जहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं हुई है, जहाँ पे फसल रेडी है, एटलीस्ट वहां पे तो खरीद शुरू करें, क्योंकि वहां पे आप डिले कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कटी फसल है वो रिस्क में होती है कि अगर उधर बारिश हो जाती है तो फसल खराब हो सकती है। जी बिल्कुल, ये फसलें खराब हो सकती है, लेकिन अब किसानों का क्या रुख है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज ही अब एमएलए के घर का घेराव किया जाएगा, फिलहाल की क्या स्थिति पंजाब और हरियाणा में? देखिए, फरमान की तरह हम कहें कि या फिर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई संयुक्त किसान मोर्चे से, चाहे हरियाणा की बात करें तो पूरी तरह से अगर हम कहें किसान रेडी हैं और वो आज से घिराव करेंगे। माहौल आप देखते हैं कहीं ना कहीं गर्माया गया, क्योंकि काफी लंबे समय से अगर हम कहें किसानी आंदोलन चल रहा है और उसका असर फाइनेंशियली किसानों पे जरूर पड़ता हुआ नजर आया। तो ये हम देखें दोनों फैक्टर। जुड़े रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात किसानों की कर रहे थे, जहां पर सरकार की ओर से जो फसल खरीद, धान खरीद को लेकर जो तारीख आगे बढ़ा दी गई है उस पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल मैं आपसे जानना चाह रही थी कि किस तरीके की स्थितियां हैं, क्योंकि आज घेराव की चेतावनी जो दी गई है, हालांकि कल की दी गई थी, लेकिन जब सरकारी दफ्तर बंद है तो आज घेराव किसान करने जा रहे हैं विधायकों के घर का। किस तरीके की स्थिति फिलहाल? देखिए, अगर हम पहले दो चीजें कंसिडर करनी, पहले सरकारी पहलू देख लेते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से इसका विरोध नहीं किया गया, पर पंजाब सरकार की तरफ से इसका औपचारिक विरोध कर दिया गया है। बाकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री चंडी चन्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिलकर आए हैं और उनको भी धान की खरीद को समय से पहले जो टाइमलाइन दी गई थी उसी में करने की बात की गई थी। खैर अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है, पर सवाल यही उठता है कि लगातार हम है कि किसान एजिटेशन का क्या है, हम सीधे तौर पे लिंक ले सकते हैं इसे। ये एक फैक्टर लगातार कंसिडरेशन में है, क्योंकि लगातार किसान भी बोल रहे हैं क्योंकि किसान लगातार एक लंबे समय से धरने में बैठे हैं, तो ये एक प्रेशराइज टैक्टिक के तहत किसान की जो धान की फसल है उसको डिले किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर किसानों के ऊपर पड़े। पर वहीं अगर आप देखें कि किसान भी किसी प्रेशर में आने के तैयार नहीं है, वो लगातार संघर्ष की राह पे है और लगातार अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं धान की खरीद को लेकर भी वो लगातार सीधे तौर पर बोल चुके हैं कि अगर, क्योंकि कल अगर मैं बोलूँ कि गुरनाम सिंह चडूनी ने जो मैसेज किया है, किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने सीधे तौर पर मैसेज किया है कि अगर हमारी फसलें खरीद नहीं शुरू होती है तो 2 अक्टूबर यानी कि आज से सीधे ही सभी विधायकों के घर के अंदर ही उनको अपने घर के अंदर, सीधे तौर पर कहते हैं सबको घर के अंदर बंद कर दिया जाएगा और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। उन्हें यह तक कहा कि सभी उनके पालतू जानवर, मतलब किसी भी शख्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, उन्हें अपने घर के अंदर बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा की एक कॉल दी गई है, मतलब कि जेजेपी और बीजेपी के सभी विधायकों को एक तरह से घर में, अगर हम कहें कि होम में, अपने घर के अंदर ही कैदी बना के रख दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि किसानों की डिमांड काफी हद तक जायज भी है कि फसल खरीद जहां जहां पे एटलीस्ट स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे फसल रेडी है, जहां पे मंडियों में, तो देखिए ऐसा नहीं है कि फसल मंडियों में नहीं पहुंची है, फसल मंडी में पहुंच चुकी है, बस उसकी लिफ्टिंग होनी है। पर लो लिफ्टिंग जब तक ऑफिशियल, अगर हम कहें कि केंद्र सरकार की तरफ से ऑर्डर नहीं है, तब तक शुरू नहीं हो सकती है। तो ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम कहें केंद्र सरकार को भी थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड अपनाना चाहिए, तो उनको खुद मानते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश से नुकसान हो रहा है, ऐसे में उनको अपनी तरफ से कोई ढील देनी चाहिए और किसानों की जो मांग रखी जा रही है कि लिफ्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो उस चीज को कंसिडर करना चाहिए। पर सवाल ये उठता है क्या ये फैक्टर कंसिडर किए जाएंगे, या अगर नहीं किए जा रहे तो इसका और ज्यादा क्या रीजन दिया है? क्योंकि उसकी तरफ से जो रीजन दिया गया है उसमें किसान सीधे तौर पर जवाब दे चुके हैं कि जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हुई है वहां पे आप डिले कर लीजिए, पर जहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक रहा है, जहाँ पे फसल तैयार है, एटलीस्ट वहां की खरीद शुरू कर दें। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से लगातार आपको जानकारी दी, उसको लेकर जो किसान है वो लगातार अब मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द धान खरीद शुरू होनी चाहिए। अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो किसानों से जुड़ी है। इस साल भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और हम किसानों के मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन सरकार का किसानों से कोई भी लेना देना नहीं। ये कहते हुए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन सरकार से किसानों के पीछे खड़े होने की अपील की है। फडणवीस बोले, निस्वार्थ किसानों के मुआवजे के लिए सरकार को खड़ा होना जरूरी है। विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर तीखा हमला करते हुए जमकर आलोचना की। महाराष्ट्र के किसान इन दिनों मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं।
खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता सिर्फ पंचनामा और मुआवजे की बात कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों के मरने की नौबत आ चुकी है। इस तरीके की बातें खुद देवेंद्र फडणवीस ने कही। सीधे तौर पर एक उद्घाटन समारोह में वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने किसानों के पक्ष में बात कही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां तो खुद बीजेपी के नेता और अगर कहें कि नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के जो नेता हैं वो किसानों के समर्थन में है। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी शासित प्रदेशों की, तो अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फसलों की खरीद को लेट करने का एक जो बयान दिया है, या फिर उन्होंने लेट कर दी है ये चीजें, धान की खरीद जो है वो 11 अक्टूबर से शुरू करने की बात कही है, जिसको लेकर बीजेपी का भी दोहरा रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लगातार विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरते नजर आते हैं और अब किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि जमीनी स्तर पर लोगों के मरने की नौबत आ चुकी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। किसान लगातार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसका किसानों की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि निस्वार्थ किसानों के मुआवजे के लिए सरकार को खड़ा रहना जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार पर तीखा हमला करते हुए उनकी जमकर आलोचना भी की है। गठबंधन सरकार का किसानों से कोई लेना देना नहीं, भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन हम किसानों की मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसान की मदद के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार किसी भी तरीके से सक्रिय नहीं है और ना ही उनका किसानों से कोई लेना देना। इस तरीके की बातें विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कही है। पूर्व सीएम भी वो रह चुके हैं महाराष्ट्र के और अब विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने सीधे तौर पर एक उद्घाटन समारोह में पहुंचकर महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरा। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके की तमाम चीजें हैं, खुद देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें कही है, महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरा और सीधे तौर पर किसानों के समर्थन में आने की बात कही है और कहा है कि किसानों के पीछे रहें। क्या कुछ इस बयान में उनका खास रहा? देखिए, वहां पर उन्होंने एक उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5-7 दिनों में जो बरसात हुई थी उसमें महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले के गांव हैं जहां की फसलें जो है गांव की जो फसलें वो बर्बाद हो चुकी हैं। किसान पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। इस पर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए कि महाराष्ट्र सरकार सिर्फ पंचनामा और मुआयने की बात कर रही है, जबकि किसी प्रकार की कोई राहत इन्हें नहीं दे रही है। अगर किसानों की बात करें तो लगातार महाराष्ट्र के किसान जो है जिला अधिकारी के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत उन्हें नहीं मिल रही है, जिस पर उन्हें साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी को उन्होंने घेरा है। जी, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार का क्या कोई बयान सामने आया या फिर उनके किसी जिस तरीके से गठबंधन में ये 3 लोगों की सरकार है, 3 पार्टियों की, क्या किसी की भी तरफ से कोई बयान इसको लेकर सामने आया? मुस्कान, देखिए, अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की माने जिस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है कि किसान की जो फसलें बर्बाद हुई है, लगातार हम जिला अधिकारी स्तर पर चर्चा कर रहे हैं और पूरा मुआयना करने के बाद जो भी पंचनामे की रिपोर्ट बनेगी हम उसे केंद्र को भी सौंपेंगे और राज्य सरकार जितना ज्यादा हो सकेगा किसानों के साथ खड़ा रहेगी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी है और जिस तरीके का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाया है कि लोगों के घरों में खाने पीने की चीजें नहीं है, गांव का गांव तबाह हो चुका है, उन्हें राहत सामग्री तत्काल पहुंचाया जाए, लेकिन सरकार कहीं भी इनके पीछे खड़ी नहीं है। विपक्ष के रूप में मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज भी कसा है। जी, लेकिन देखिए यहाँ पर बीजेपी का भी दोहरा रवैया कहीं ना कहीं सामने आता है। मुरारी, अभी खुद देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है कि बारिश से किसानों की फसलें खराब हो रही है और दूसरी ओर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 अक्टूबर से जहां पर धान की खरीद शुरू होनी थी हरियाणा, पंजाब और कई राज्यों में, वहां पर सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार है उसने मना कर दिया है कि बारिश से गेहूं भीग रहा है, इसलिए 11 तारीख से जो धान की खरीद है वो शुरू की जाएगी। दोहरा रवैया बीजेपी का देखने को मिल रहा है।
मुस्कान ये कहना गलत नहीं है। जिस तरीके से राजनीतिक सियासत चल रही है, जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है और जिस तरीके से धरातल पर काम देखे जा रहे हैं, चाहे वो धान की खरीदारी की बात हो या गेहूं की खरीदारी की बात है, दोहरी राजनीति का आरोप महाविकास अघाड़ी और खास करके शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, वो समय समय पर भी लगाते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो स्थिति महाराष्ट्र की बनी हुई है, किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो कपास की खेती हो, चाहे सोयाबीन की खेती हो या गन्ने की खेती हो, पूरा गांव बरसात में डूबा हुआ है और उन्हें इस समय 2 वक्त की रोटी की जरूरत और सहानुभूति की है। और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार का कोई जिम्मेदार नेता अगर यहाँ दौरा करके राहत पहुंचाता तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मानी जाती है। और शायद इसी का फायदा कह सकते हैं कि विपक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने उठाया और वहां का दौरा करते हुए एक जमीनी स्तर बीजेपी का मजबूत करना चाहते हैं मुस्कान, क्योंकि आने वाले समय में नगर पालिका चुनाव भी अब शुरू हो चुके हैं। एक एक जिलों में जिस तरीके से चुनाव होंगे तो इस तरीके की राजनीतिक तेवर भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने मुरारी, क्योंकि देखिए ये जो चीजें हैं वो मात्र राजनीति से प्रेरित हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो हर सरकार किसानों को मात्र एक वोट बैंक के तौर पर देख रही है, क्योंकि खुद बीजेपी जो दूसरे राज्य में पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से किसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, उन्होंने कहा किसानों को कि आप अपनी फसलें लेकर आइए, 1 तारीख को खरीद होगी और 1 तारीख को ही रात में, 1 तारीख से पहले रात में उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि खरीद नहीं होगी। इस तरीके से परेशान किसानों को किया जा रहा है और जहां विपक्ष की सरकार है वहां सीधे तौर पर जो बीजेपी है वो लगातार किसानों का समर्थन में होने का दिखावा एक तरीके से करती नजर आ रही है। जी, मुस्कान कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से सहानुभूति पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जताया, उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। अगर किसानों के साथ खड़े हैं तो महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों का दौरा करने क्यों नहीं आती है? केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ितों को लेकर राज्य सरकार से कोई चर्चा क्यों नहीं करती है? अगर ऐसा देखा जाए तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब इसका कौन देगा? और पीछे जा रहे हैं ये गरीब किसान। उद्धव सरकार हर संभव मदद की बात कर रही है, लेकिन क्या पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो रिपोर्ट लिए थे, वो रिपोर्ट क्या केंद्र को सौंपे हैं कि महाराष्ट्र के इतने जिले के इतने गाँव तबाह हुए हैं, इतने बर्बाद किसान हुए हैं, इतने हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है? क्या ऐसी रिपोर्ट उन्होंने कोई सौंपा है? इस तरीके की बातें भी अब जो निचले छोटे स्तर के नेता हैं उनमें अब कही जा रही है। और लगातार अगर विपक्ष के रूप में माने तो चाहे वो विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर हो, चाहे अतुल भालतकर हो, लगातार ये लोग एक प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी के ऊपर लगातार हमलावर हैं। मुस्कान, लेकिन मुरारी, जिस तरीके की तमाम स्थितियां हैं उस पर किसानों का क्या रुख है? महाराष्ट्र के किसान किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार उनके समर्थन में अब आने का प्रयास कर रही है और महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साध रही है, किस तरीके से किसानों का रुख? किसानों के रुख की बात करें मुस्कान, तो इस समय उनके 2 वक्त के खाने के लाले पड़ चुके हैं। घर में रखे जो भी सामान थे पूरी तरह से बरसात से प्रभावित हुए हैं। खेतों में जो फसल तैयार थी वो पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो चुकी हैं। अब ऐसे में उनका यही कहना है कि सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम जनमानस हो, हमें मदद की जरूरत है। हमें मदद नहीं पहुंचे तो हम खाने बगैर मर जाएंगे, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब किसानों का ये कहना है कि जो हमारी फसल, तैयार फसल जो हमारी थी, उसका अगर मुआवजा होता, समय पर पंचनामा होता तो शायद हमें हमारा हक मिल पाता। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इस तरीके की घटना अब महाराष्ट्र में हर बरसात में देखने के लिए मिलती है। महाराष्ट्र के किसान भी समय समय पर तबाही का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन मिलता है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। मुस्कान, ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से किसानों की दुर्दशा हो रही है लगातार बीजेपी की ओर से, वो देखने वाली बात है। और आगे वोट बैंक की राजनीति भी बीजेपी किसानों को लेकर कर रही है। आगे मध्य प्रदेश की खबर के रुख कर लेते हैं, जहां पर सरकार ने अब राजधानी भोपाल सहित दूसरे शहरों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने का प्लान तैयार किया है। इंदौर, भोपाल के साथ जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में ब्रॉडगेज मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा। भविष्य के ट्रैफिक और आम जनता की जरूरत के मद्देनजर सरकार ट्रांसपोर्ट को लेकर नए कदम उठाती नजर आ रही है। सबसे पहले भोपाल से इंदौर तक ब्रॉडगेज मेट्रो दौड़ने की तैयारी चल रही है। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर तक होगी और इसके लिए मेट्रो को लेकर 3 स्टेज की कार्य योजना पर भी काम किया जा रहा है। सबसे पहले भोपाल से इंदौर तक मेट्रो लाने की तैयारी की जा रही है। इस रूट पर ब्रॉडगेज मेट्रो दौड़ेगी और ये भोपाल से इंदौर और इंदौर से भोपाल
दोनों तरफ चलेगी। इसकी स्पीड 200 किलोमीटर तक होगी और अभी भोपाल और इंदौर में आंतरिक तौर पर लाइट मेट्रो पर काम चल रहा है, लेकिन अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए शहरों को मेट्रो से कनेक्ट करने का प्लान तैयार किया है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर चुके हैं और मेट्रो को लेकर अपनी तमाम चीजें उनके सामने रख चुके हैं। अब देखना होगा कि काम जो शुरू हो गया है वो कब तक खत्म होगा और कब तक ये सौगात जनता को सीधे तौर पर मिलती नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके की जो ये बात सामने आई है कि मेट्रो का संचालन हो सकता है और अब जो ब्रॉडगेज मेट्रो नेटवर्क है वो पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा, क्या कुछ फिलहाल जानकारी? देखिए मुस्कान, अगर बात करें तो सरकार ने, अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने अब जो है राजधानी भोपाल सहित जो है दूसरे शहरों को भी मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने का प्लान एक तैयार किया है, जिसके तहत जो जल्द ही अगर बात करें तो इंदौर से भोपाल, इंदौर भोपाल के साथ जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में ब्रॉडगेज मेट्रो नेटवर्क तैयार करने का एक प्रस्ताव आया है और उस पर जो है पूरी तरह से कार्य किया जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें भविष्य में जो ट्रैफिक की समस्या है, उसको ट्रैफिक की समस्या सॉल्व करने को लेकर जो ब्रॉडगेज मेट्रो है उसका जो है अब जो प्रस्ताव आया है उसको सामने लाया गया है, जिसके तहत अगर बात करें तो चाहे वो इंदौर से भोपाल की बात करें या फिर जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन ब्रॉडगेज मेट्रो, यानी कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश का जो बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी है, उन शहरों को जो है एक ब्रॉडगेज मेट्रो के तहत जोड़ने की तैयारी पूरी हो चुकी है, ताकि जो ट्रैफिक की समस्या है उसको भी कम किया जाए। और इस मेट्रो की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी, जो मेट्रो ब्रॉडगेज मेट्रो रहेगी ये लगभग 200 किलोमीटर तक की होगी और जो कि 200 किलोमीटर की रफ्तार से, काफी ज्यादा रफ्तार से भी चलेगी। और साथ ही अभी अगर बात करें, वर्तमान में बात करें तो भोपाल और इंदौर में हालांकि जो आंतरिक मेट्रो है वो उसका कार्य जरूर चल रहा है, लेकिन जो ब्रॉडगेज मेट्रो है उसका कार्य अभी नहीं हो रहा था, जिसको अब मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि जो ब्रॉडगेज मेट्रो उसकी परमिशन दी है, उसकी समीक्षा भी कर ली है और जिसके तहत जो है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर इन जिलों में भी जो है मेट्रो कनेक्टिविटी का जो है कार्य वो किया जाएगा, ताकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे सुगमता भी हो जाए और साथ ही जो ट्रैफिक की समस्या है उसमें भी कमी आए, क्योंकि दिन प्रतिदिन अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे अब जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी उत्पन्न हो रही है और ट्रैफिक की समस्या को लेकर अब जो है मेट्रो जो प्रोजेक्ट है उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही अगर बात करें तो जो भोपाल से इंदौर तक ब्रॉडगेज मेट्रो का काम अभी वर्तमान में शुरू होगा। फिर वहीं दूसरे स्टेज की बात करें तो जो मेट्रो सैटेलाइट टाउनशिप होगी उसका भी कार्य किया जाएगा। तो ऐसे करके 3 स्टेजों में जो है मेट्रो का कार्य किया जाएगा और तीनों स्टेजों में जो मेट्रो का कार्य है उस पर जो है तीव्र गति हो, इसको लेकर बिल्कुल गणेश, ये जो 3 स्टेज पर मेट्रो का जो ये कार्य योजना बनाई जा रही है, कार्य योजना 3 स्टेज में कही जा रही है, ये तीनों स्टेज क्या है ये जरा समझाएं। देखिए अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मेट्रो की कार्य योजना का काम चल रहा है और इसमें पहले स्टेज की अगर बात करें तो पहले स्टेज के तहत जो है भोपाल से इंदौर तक ब्रॉडगेज मेट्रो का काम शुरू होगा। फिर अगर दूसरे स्टेज की बात करें तो वहीं दूसरे स्टेज में मेट्रो सैटेलाइट टाउनशिप तक जो मेट्रो होती है उसको चलाने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि जो मेट्रो सिटीज है वो कनेक्टिविटी हो सके। वहीं तीसरे स्टेज की बात करें तो जो शहरों के अंदर चलने वाली लाइट मेट्रो को शामिल किया गया, यानी कि जो सिटीज में जो मेट्रो चलेंगी उन पर कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से 3 स्टेज पर जो है मेट्रो होगा, जिस पर पहले की बात करें तो ब्रॉडगेज मेट्रो होगा जो कि एक जिले से दूसरे जिलों की कनेक्टिविटी करेगा, जैसे कि इंदौर से यानी कि भोपाल तक ब्रॉडगेज मेट्रो के तहत जो है जोड़ा जाएगा। और दूसरे की बात करें तो जो टाउनशिप मेट्रोस होती है वो टाउनशिप मेट्रोस की कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। और तीसरे स्टेज की सबसे बड़ी चीज ये कि जो सिटीज के अंदर होती हैं, जो टाउनशिप के अंदर होती हैं, उन मेट्रोस को शामिल किया गया है। जो तीसरी स्टेज में जो है अंदर चलने वाली, जो अंदर चलेंगी मेट्रोस वो सिटी के अंदर होगी, उन पर कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से 3 स्टेज पर जो है मेट्रो का कार्य किया जाएगा और जिस पर जो है पुणे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी, और इसको लेकर जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस बारे में पूरी तरह से चर्चा हो चुकी है और अब इस पर जो है जल्द से जल्द कार्य किया जाएगा। जी मुस्कान, सीएम की चर्चा नितिन गडकरी से हो चुकी है और इस चर्चा में क्या कुछ खास रहा ये भी बताएं। साथ ही साथ अब कब तक ये जो सौगात है, एक बड़ी सौगात कह सकते हैं जनता के लिए, कब तक जनता को मिल जाएगी? मुस्कान, सबसे पहली बात है कि अभी हालांकि कार्य में अगर वर्तमान में ही बात करें तो जो
जो मेट्रो सिटीज, जो इंटरनल जो मेट्रो सिटीज हैं, जो आंतरिक मेट्रो सिटीज है, वो ऑलरेडी इंदौर भोपाल में कार्य चल रहा है। लेकिन अगर कार्य की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा अभी लेट लतीफी हो रही है। उस पर जो कार्य वर्ष 2023 तक किया जाना था, उस पर अभी गनीमत ये है कि जो आंतरिक मेट्रोज हैं उन पर भी कार्य नहीं हो पाया है और उस पर पूरी तरह से विलंब दिख रहा है। हालांकि अब जो इंदौर और भोपाल में जो मेट्रो का कार्य था उस पर तीव्र गति लाने के लिए इसको पहले भी हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी इस चीज पे बात हुई थी और इसके बाद जो है पूरी तरह से इस कार्य को तीव्र गति लाने को लेकर जो है हरी झंडी मिल चुकी थी और जिसका कार्य जो है अगर बात करें तो जनवरी 2022 से अब पूरी तरह से तीव्र गति से चालू हो जाएगा। तो यानी कि जो इंदौर और भोपाल का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है वो काफी अर्से से बन तो रहा था, प्रस्ताव पारित भी हो चुका था और कुछ कार्य भी किए गए थे, लेकिन के बाद उस प्रस्ताव पर पूरी तीव्र गति से काम होगा और जिससे कि चलिए, संपर्क गणेश से टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल सहित दूसरे शहरों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है और इस पर काम भी लगातार शुरू हो गया है। इंदौर से भोपाल के साथ साथ जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में ब्रॉडगेज मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अभी फिलहाल जिस तरीके से भोपाल में मेट्रो का संचालन है, भोपाल को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए पूरा मेट्रो नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी बातचीत की है और उनको तमाम चीजों के बारे में बताया भी है, जिसके बाद नितिन गडकरी ने भी इसको लेकर साफ कर दिया है अब जल्द ही ये जो मेट्रो है वो जनता को समर्पित हो जाएगी। गणेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो सड़कों पर लगातार दौड़ता ट्रैफिक और जाम की व्यवस्था सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जो जनता लगातार सफर जिससे करती है। अब अगर इस तरीके की मेट्रो का पूरा नेटवर्क बिछाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जाम से निजात जनता को मिल सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर मुस्कान, आपने सही कहा, क्योंकि अगर इंदौर भोपाल के साथ साथ जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन ब्रॉडगेज मेट्रो की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी समय से इस चीज की जरूरत थी और लोग भी अगर बात करें तो सरकार से इस चीज की काफी समय से मांग कर रहे थे और इसी को लेकर अगर बात करें तो भविष्य के ट्रैफिक को लेकर, जो भविष्य में ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो सकती है, लगातार जो है ट्रैफिक की समस्या बढ़ती नजर आ रही है, तो उसको लेकर आम जनता की जरूरत और उनकी सहूलियत के मद्देनजर जो है अब सरकार जो है ट्रांसपोर्ट के नए नए कदम उठा रही है और इसी के तहत जो है ये मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो जो ब्रॉडगेज मेट्रो है, यानी कि अब जहां इसके पहले जो बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में ही मेट्रो का कार्य किया जाना था, लेकिन अब उस पर तीव्र गति लाने की कोशिश की जा रही है और ब्रॉडगेज मेट्रो के तहत जो है कई शहरों को जोड़ा जा रहा है। यानी कि ब्रॉडगेज मेट्रो के तहत जो है एक जिले से दूसरे जिले को भी कनेक्टिविटी हो सकेगी, यानी कि आसानी से जो है अगर इंदौर में कोई व्यक्ति है तो वो भोपाल और जबलपुर तक भी यात्रा ब्रॉडगेज मेट्रो के तहत कर सकता है। तो इससे जो ट्रैफिक की समस्या है उसमें काफी ज्यादा सुगमता मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में भविष्य में लगातार जो है ट्रैफिक बढ़ने की जो है अपेक्षा रखी जा रही है और आशंका भी जताई जा रही है और जिसको लेकर जो है लगातार जो है ऐसे कई मेट्रो सिटीज जो है मध्य प्रदेश की जो बड़ी सिटी है वहां पर लोगों की तरफ से, आम जनता की तरफ से भी मांग की जा रही थी और इसको लेकर कई बार जो है बात करें तो सदन में भी इसको लेकर जो है सांसदों की बात करें तो मांग उठा चुके हैं, जिसको लेकर हालांकि अब मध्य प्रदेश सरकार को मुहर मिल चुकी है, इस पर हरी झंडी भी मिल चुकी है और जिसकी पूरी चर्चा बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी चर्चा हो चुकी है और इस पर पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है। अब जिसको लेकर अब ये देखना होगा कि कितना जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो सकता है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो जो अब नया मेट्रो प्रस्ताव लाया गया उसकी हालांकि अभी कार्य सीमा जो है, जो समय सीमा है वो जरूर अभी नहीं तय की गई है। ये देखने वाली बात होगी कि वो कार्य सीमा कब तक तय की जाती है और कितने वर्षों में जो है जनता को ये सौगात मिल पाती है, क्योंकि हालांकि अगर लेट लतीफी की बात करें तो इसके पहले भी जो प्रोजेक्ट आंतरिक प्रोजेक्ट चल रहे थे मेट्रो के, वो इंदौर की बात करें या भोपाल की बात करें, उन पर काफी विलंब देखने को मिल रहा है। अभी भी वहाँ के जो मेट्रो प्रोजेक्ट हैं वो अभी अधूरे पड़े हुए हैं, हालांकि जनता की काफी ज्यादा मांग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।